एक और स्टॉक देखिएगा सचिन जी, कल्याण ज्वेलर्स। एक हफ्ते में 23-25% का इजाफा, अगर एक साल में देखें तो अच्छी खासी ठुकाई भी हुई थी स्टॉक की। ये एक सिर्फ बाउंस बैक है, रिकवरी है, या फिर सस्टेनेबल है? आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स स्टॉक का जो प्राइस है वो तो काफी अच्छा बढ़ गया है। एंड बिकॉज उसका जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन है डेली में। सो ये जो अभी बेनिफिट मिला है प्राइसेस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर किसी ने बाय किया है नीचे में। तो अगेन एक बिकॉज अगर छोटा सा भी प्रॉफिट बुकिंग हम अगर ये स्टॉक में देखते हैं, तो ये स्टॉक में हमने ये देखा है कि एग्रेसिव सेलिंग काफी आती है ऊपर से। सो जब सेलिंग आती है तब आपको सेल करना मिलेगा, वो उसका गारंटी नहीं है ना। तो बेस्ट है कि आप धीरे धीरे प्रॉफिट इसमें बुक करते रहिए ऊपर के लेवल्स पे। सुनील सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में जो बिजनेस अपडेट्स आए थे वो काफ़ी ठीक ठाक रहे थे। उसमें डिपॉजिट ग्रोथ की काफ़ी अच्छा इजाफा हमने बहुत प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा था। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से हमको अच्छे अर्निंग्स की उम्मीद रखनी चाहिए Q1 में, और अगर रखनी चाहिए तो कहाँ पे आपको ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस दिखती है एज फार एज द इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर? देखिए, आई थिंक अर्निंग्स अच्छी रहनी चाहिए बिकॉज एज फार एज बैंक इज कंसर्न, ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का इम्पैक्ट उधर कम होता है एक्चुअली बिजनेस में देखें तो। बिकॉज अगर समझिए कि तेल का दाम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनियों की बढ़ती है ना, तो उनके लिए भी लेंडिंग बढ़ती है, राइट। तो वो है। सेकंड, आपने देखा कि कंज्यूमर स्पेस में भी ऑटो के नंबर्स अच्छे थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के नंबर्स, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी थी। तो अल्टीमेटली ये सब फाइनेंसिंग के थ्रू होती है। तो मेरा टिल्ट है टुवर्ड्स प्राइवेट फाइनेंशियर्स and that is both private banks and NBFCs because ये GST कट प्ले आउट फुल अभी हो रहा है धीरे, और उस चीज के अंदर रिटेल लेंडिंग ही आपको सामने एक सपोर्ट देगी, और इनका मेरा मानना है कि लोन बुक की ग्रोथ अच्छी रहेगी। और जैसे आपने कहा कि डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है क्योंकि अग्रेसिव डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की एफर्ट्स ले रहे थे और वो पे ऑफ हो रहा है, और इनके लिए डिपॉजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एज इट इज कासा बैलेंसेस उनका वाइड नेटवर्क के कारण, गवर्नमेंट बिजनेस के कारण ऑलरेडी होता है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी ये उनका रिटेल लेंडिंग में उतना मार्केट शेयर नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लेंडिंग ज्यादा रूरल लेंडिंग पे होगी, और उसके साथ अपना इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, MSME, SME सेगमेंट में ज्यादा होगी। अब ये मॉनसून की जो स्थिति अभी सुधार आ रही है, मगर वो क्लैरिटी आने तक रूरल लेंडिंग क्या पिकअप होगी, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग पिकअप होगी क्या नहीं, और टू व्हीलर्स और एंट्री लेवल कार्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए मेरा मानना है कि थोड़ा वेट एंड वॉच का पीरियड, और मार्केट में भी प्लेयर्स भी वही कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है बिकॉज बहुत एक साल का देखे तो पब्लिक सेक्टर बैंक और आउट परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, बट 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने का देखे तो रिवर्स हुआ है। तो मार्केट का भी एक आउटलुक इन फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बदलता जा रहा है, और पब्लिक सेक्टर में बहुत सारा पैसा बन गया तो प्रॉफिट बुक करके सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं। अब ये अर्निंग सीजन में सेक्टर रोटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी, और इसलिए मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव, दैट इज नॉट फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। उनकी बिजनेस नंबर्स अच्छी आ सकती है, मगर मार्केट उसको उतना रेस्पेक्ट नहीं देगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अभी के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे एक साल के अंदर, तो उधर एक कैचअप रैली हो रहा है। तो आउटलुक शॉर्ट टर्म के लिए वही प्राइवेट सेक्टर साइड फाइनेंसेस पे भी मैं भी फोकस करूंगा। सभी फेस्टिवल सीजन भी सामने है, दिवाली भी आ जाएगी कुछ दिन में, तो वो सब एक ड्यूरेबल्स और रिटेल क्रेडिट की बात होती है, वही अर्थ है। और गोल्ड लोन की सिमिलरली देयर बी गुड डिमांड बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस हाई होने के कारण पीपल उसको यूज करते हैं। तो इवन फॉर एग्री लेंडिंग गोल्ड लोन्स चीपर होते हैं, तो वो गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा टिल्ट अभी शॉर्ट टर्म के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड NBFCs की ओर है, मगर मीडियम टर्म में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अच्छा करेंगे, मगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी उनके प्राइस में रह सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना बेहतर होगा। ओके, चलिए, आज अदानी ग्रुप के शेयर्स में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी, कुछ पसंद है आपको सचिन अदानी समूह में, ग्रुप में? तो अदानी में आपने जितने भी नाम लिए सबका ट्रेंड अप ही है। सो बाय ऑन डिप्स की ये सलाह रहेगी। बेसिकली क्या होता है कि अदानी ग्रुप में मोमेंटम जो है चेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी मोमेंटम चेस किया जाता है, छोटा सा भी करेक्शन आता है, लोगों का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो फिर बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, और सपोर्ट लेवल्स पे बाइंग करना एक अच्छी सलाह है बिकॉज
ट्रेंड तो अप है, तो ट्रेंड अचानक से चेंज हो जाएगा ऐसा तो नहीं लगता है। तो जब भी करेक्शंस आते हैं वो स्टॉक में 5-10%, तो उसको एक एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आप फिर सेम 5 to 10% अपसाइड टारगेट के लिए प्ले आउट कर सकते हो। आज मेटल स्पेस में भी ट्रैक्शन है सचिन जी, आप देखिएगा हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, इन सब में आज 2 से 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। जिंदल स्टील, JSW स्टील, सेल, कुछ करना चाहिए मेटल स्पेस में इस समय, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा हल्का हुआ है, 101 से अब नीचे आ चुका है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा यहाँ से, एंड अभी भी वो काफ़ी नीचे नहीं आया है। मुझे लग रहा है अभी भी 94-95 लेवल्स आना चाहिए। तो उसका जो बेनिफिट है सीधा सीधा आपको मेटल के शेयर्स में ही दिखाई देंगे, है ना। और गोल्ड सिल्वर जो है, आप अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो फिर गोल्ड सिल्वर महंगे होंगे। सो रणनीति यही रहेगी कि बाय ऑन डिप्स में आप ये सारे जो शेयर्स आपने जो नाम लिए हैं इनको आप रखिए अपने रडार में, एंड सपोर्ट लेवल पे बाय करते करते ऊपर में आप उसको एक 5-10% के जो टारगेट्स है उसके लिए आप खेल सकते हो। बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म नहीं रखिए एज ऑफ नाउ मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ऊपर बड़ा उछाल आ जाएगा या फिर बहुत ज्यादा फॉल भी आ जाएगा। 1000 पॉइंट का रेंज पकड़ के चलिए, नीचे में 23,000 और 23,200 का रेंज है, ऊपर में 24,400 और 500 का ऊपर में रेंज है। तो इस रेंज के अंदर काम करने का मुझे लगता है कि मार्केट रहेगा। तो अभी थोड़ा सा हम लोग अपर बैंड पे है, तो अपर बैंड पे एग्रेसिव बाइंग करने से बेटर ये है कि हम लोग बाय ऑन डिप्स की सलाह मतलब उसको यूज करें, एंड देन वो एक अच्छा सेंसेबल प्ले भी रहेगा। सचिन, आपकी कोई चॉइस, स्टॉक चॉइस? देखो, एक साई लाइफ करके है जो मैंने पिछले बार काफी बार मैंने रिकमेंड किया है, वो उसका ट्रेंड काफी अच्छा है। वो आप रडार में रख सकते हैं। सेकंड जो है एक चेन्नई पेट्रो है, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ से क्रूड ऑयल महंगा हो, तो मैंने हर बार ये देखा है ये पैटर्न कि क्रूड ऑयल जब महंगा होता है तो ये स्टॉक में एक अचानक से बाइंग आ जाती है। और ट्रेंड अच्छा है स्टॉक का। जब ट्रेंड भी स्ट्रांग है और इसको अगर बेनिफिट होगा तो ये स्टॉक को रडार में रखना चाहिए। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपको दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सुनील सर से हम बातचीत करते हैं। सुनील सर, आपने कहा कि अर्निंग्स पे हमारी कड़ी नज़र रहनी चाहिए, और अभी तो अर्निंग्स की शुरुआत हुई है, तो कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है कि इस अर्निंग्स पे काफ़ी खरा उतरेगा? काफी नहीं, बहुत मुश्किल है कहना, बिकॉज आप जब अर्निंग्स कहते हैं तो मैंने कहा ना कि एक होती है अर्निंग्स और दूसरी होती है गाइडेंस, राइट। तो ऑयल रिलेटेड सभी सेक्टर्स का अर्निंग्स बुराई होगा तो मान के चलना चाहिए। और गाइडेंस किसका अच्छा होगा? वो होगा जो डोमेस्टिक डिमांड उनको अच्छी दिख रही है। मगर क्या है कि मॉनसून की अनसर्टेनिटी के कारण ये लोग गाइडेंस भी उतना अच्छा नहीं देंगे, बिकॉज नहीं दे पाएंगे, बिकॉज मॉनसून अभी आना बाकी है। अगस्त सितंबर में ही उसका क्लैरिटी मिलेगा। तो कोई भी रूरल डिपेंडेंट सेक्टर्स है वो थोड़ी कॉशियसली अपना गाइडेंस देंगे, राइट। तो मेरे ख्याल में जो कैपेसिटी क्रिएशन की ऊपर बात करते हैं कि मुझे मेरी कैपेसिटी ऑलरेडी 80-85% पार कर चुकी है, मैं नया कैपेक्स करने वाला हूँ, उस तरह की कंपनी में मेरी सोच रहेगी गाइडेंस में वो देखने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ को ढूंढना है। शॉर्ट टर्म में बहुत से अनसर्टेनिटी से आरबीआई का रेट पॉलिसी, मानसून की रेट ये वाली, और वॉर को खत्म होने की खबर आ रही थी तो अभी वापस उभर के आ गया। तो किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट का एक कॉन्फिडेंस से मेरी इस साल ऐसे होने वाली है करके उम्मीद करना भी सही नहीं है, बिकॉज द होल सिचुएशन इज अनसर्टन। तो खाली इसमें जो एक लॉन्गर टर्म व्यू लेकर कोई बिजनेसेस अपना निवेश कर रही है अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन में, राइट, दोस आर द कंपनीज आई फील दैट बी बेटर, बिकॉज लाइक मैंने टीसीएस के बारे में बात किया, वो अपना कैश को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रही है। सो दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल। मैं ऐसी सिग्नल्स को ढूंढूंगा रादर देन डिपेंड ऑन द अर्निंग्स या गाइडेंस। दोनों इस बार उम्मीदें में बहुत बहुत मुश्किल है चीज। और सेकेंड बात क्या है कि मार्केट का इम्पैक्ट ड्यू टू अर्निंग्स भी बहुत भयंकर नहीं होगा।
Okay. क्योंकि डीआईएस ने वॉर के शुरू होते ही इतना अपना कैश को डिप्लॉय कर दिया, तो आजकल भी उनका देखिए 2000-3000 ऐसे ही वो खरीदारी कर पा रहे हैं, तो उतना ज्यादा कैश नहीं है, और किसी सेक्टर में उनको पसंद आ गया तो किसी और को बेच के ही उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का देखिए तो एक सेक्टर ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा बेस्ड ऑन द अर्निंग्स। तो उसके पहले बताना कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं प्रीवियस स्पीकर कह रहे थे कि मार्केट का एक रेंज बाउंड ही रहेगा, एक बॉटम और टॉप, बिकॉज बाइंग सपोर्ट है जो भी बैंकर गिरावट से, मगर बहुत ज्यादा उछाल मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए हमें एफआईएस की वापसी चाहिए, राइट। और वो उसके लिए अभी माहौल अभी भी सही नहीं हुआ है, वो क्लियर दिख रहा है, राइट। तो इट्स नॉट दैट जियोपॉलिटिक्स का बहुत ईजिंग आने से एफआईएस वापस आ जाएंगे। उनके लिए जो हवा के ऊपर चल रही है एआई का, उसमें थोड़ी करेक्शन आनी चाहिए, तभी वो इंडिया की ओर अपना ध्यान बढ़ाएंगे। बीच में तो आ चुकी थी, लेकिन अब फिर वापस ऊपर की बुराई में हमें सोचना नहीं चाहिए, मगर एआई रिलेटेड जो हवा पकड़ चुकी है एफआईएस के मन में ना, वो थोड़ा थमना चाहिए, तभी इंडियन मार्केट की ओर ध्यान देंगे। बिकॉज इंडिया अभी एक लो बीटा सेफर मार्केट बन गया है, एक टिपिकल इमर्जिंग कंट्री की तरह बहुत वॉलेटाइल नहीं है, बिकॉज हम डाइवर्सिफाइड है एज अ कंट्री, राइट। मगर ट्रिगर मार्केट के ऊपर जाने से तभी कुछ सेक्टर को एक रुझान देख पाएंगे।